Yes. Can you spell the your name for me, please? Dad? No, you're calling on me. Ma'am. Hello. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell? In Howard Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address? ये क्लिपिंग उस कॉल की है जो 8 नवंबर 2010 में पैन हाउस होल्ड से पुलिस को आई थी। इस कॉल में एक 24 साल की डरी हुई लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो पुलिस को बताती है कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं और उसे कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी है। हमारी आज की कहानी इसी कॉल के बारे में है, इस घर के बारे में है, यानी कि पैन हाउस होल्ड के बारे में है। कनाडा को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है और हर साल पूरी दुनिया से 5 लाख से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं एक अच्छी लाइफ बिताने का सपना लेकर। हान पैन भी यही सपना लेकर वियतनाम से कनाडा आए 1979 में। कनाडा आकर उनको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था बीक। वो भी उन्हीं की तरह वियतनाम से कनाडा आई थी। वो मिले और इवेंचुअली उन्होंने टोरंटो में शादी कर ली। उनके 2 बच्चे थे। पहली थी उनकी बेटी जेनिफर जिसका जन्म 1986 में हुआ था और दूसरा था उनका बेटा फीलिक्स जो 1989 में पैदा हुआ था। बाकी इमिग्रेंट फैमिलीज़ की तरह हान और बीक भी काफ़ी हार्ड वर्किंग थे और अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने में जुट गए थे। वो मैग्ना इंटरनेशनल में काम करते थे जो गाड़ी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने की कंपनी थी। वो अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहते थे और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी, पैसे जोड़े और फाइनली उन्होंने मार्कहम में एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। मार्कहम टोरंटो के पास एक शहर है जहाँ मोस्टली फैमिलीज़ रहती हैं और आसपास अच्छे स्कूल्स भी हैं। अब तक वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो गए थे, इसलिए उन्होंने अच्छी गाड़ियाँ भी खरीद ली थी। उनके पास एक मर्सिडीज़ और एक लेक्सस थी। वेस्टर्न देशों में पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं। उन्हें अपनी लाइफ चॉइसेस जैसे कि उनको कौन सा करियर चुनना है या उनका लाइफ पार्टनर कौन होगा ये चूज़ करने की पूरी आज़ादी मिलती है। लेकिन हान और बिक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में बिलीव करते थे। वो बचपन से ही अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो चाहते थे कि बड़े होकर फीलिक्स एक इंजीनियर बने और जेनिफर एक डॉक्टर। हम सब भी अपने आसपास यही देखते हुए बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अक्सर एशियन कंट्रीज़ में बच्चों की चॉइसेस अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड होती हैं। उनके लिए यही नॉर्मल था कि उनके बच्चे पढ़ाई करें, अपने सक्सेसफुल करियर्स बनाएं और फिर उनकी पसंद के लाइफ पार्टनर से शादी करके सेटल डाउन हो जाएं। उनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। जेनिफर और फीलिक्स बचपन से ही वेल बिहेव्ड थे। फीलिक्स बचपन से ही साइंस की तरफ इंक्लाइन था और बड़े होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करता था और आगे जाके उसने ये कर दिखाया। बड़े होकर फीलिक्स ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कनाडा के एक बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज मैकमास्टर्स में एडमिशन हासिल करा। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर 12 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक लेसन्स और फिगर स्केटिंग क्लासेस भी लेती थी। वो बड़े होकर एक ओलंपिक फिगर स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहती थी, पर एक नी इंजरी के कारण उसका ये सपना टूट गया। यह होने के बाद जेनिफर ने म्यूज़िक को अपना पैशन बना लिया। वो अपने स्कूल बैंड में फ्लूट बजाती थी और साथ ही साथ पियानो भी सीख रही थी। जहाँ वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर रही थी, वो अपनी पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, पर उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उससे स्ट्रेट एज की थी। हमने ये अक्सर इंडिया में देखा है कि पेरेंट्स या तो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। वो कभी भी अपने बच्चों के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, चाहे उनका बच्चा टॉपर ही क्यों ना हो। ऑन एन एवरेज उसके मार्क्स अराउंड 70% आते थे और बहुत से पेरेंट्स इसी बात में सेटिस्फाइड होते हैं कि उनका बच्चा ऑलराउंडर है। पर उसके पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस के कारण वो उनको डिसअपॉइंट करने से डरती थी, इसलिए उसने घर पे झूठ बोलना शुरू कर दिया और नकली रिपोर्ट कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे उनको लगे कि वो म्यूज़िक के साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रही है। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत स्ट्रिक्टली मना करा था किसी लड़के से दोस्ती करने के लिए। ना ही वो उसे कहीं घूमने जाने का प्लान बनाने देते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वजह से वो बहुत लेफ्ट आउट फील करने लगी थी। जब वो 11th क्लास में थी,
उसकी दोस्ती डैनियल वोंग से हुई, जो उसी के स्कूल में 12th क्लास में पढ़ता था, और वो दोनों सेम बैंड में थे। 2003 में वो दोनों अपने बाकी के बैंड मेंबर्स के साथ एक स्कूल ट्रिप पे यूरोप गए, जहाँ जेनिफर को एस्थमा अटैक आ गया, और उस टाइम पे डैनियल ने उसे काम डाउन करने में बहुत हेल्प करी, और इस वजह से जेनिफर को ऐसा लगने लगा जैसे डैनियल के कारण उसकी जान बच गई। तब से वो डैनियल को पसंद करने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए थे, लेकिन जेनिफर ने ये बात अपने पेरेंट्स को कभी भी पता लगने नहीं दी। जेनिफर अपने हाई स्कूल में मैथ्स में फेल हो गई थी और उसने फिर से एक नकली रिपोर्ट कार्ड बनाकर अपने पेरेंट्स को दे दिया। उसका एडमिशन तब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन उसके मैथ्स में फेल हो जाने के कारण उन्होंने उसका एडमिशन लेटर रिजेक्ट कर दिया था। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोलना शुरू कर दिया था। वो ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे कि वो रोज़ यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने की जगह वो किसी कैफ़े में जाके बैठ जाया करती थी। पैसे कमाने के लिए उसने पियानो लेसन्स देने शुरू कर दिए थे और साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था। ये करते करते 2 साल बीत जाते हैं, और हान जब जेनिफर को उसकी फर्दर स्टडीज़ के बारे में पूछते हैं तो जेनिफर उनको कहती है कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के फार्माकोलॉजी प्रोग्राम में हो गया है। अपने झूठ को सच दिखाने के लिए उसने सेकंड हैंड टेक्स्ट बुक्स भी खरीद ली थी, और वो अपने पेरेंट्स के सामने उनको घंटों पढ़ती और नोट्स भी बनाती। इस चीज़ का बहाना बनाकर वो अपने घर से मूव आउट कर गई थी, ये बोलकर कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहती है। असल में उसने डैनियल के साथ रहना शुरू कर दिया था। डैनियल अब तक एक ड्रग डीलर बन गया था और एक रेस्टोरेंट में मैनेजर भी था, जहाँ पर उसने जेनिफर की जॉब लगवाई थी। उसके पेरेंट्स अपने इस हैप्पी बबल में जी रहे थे कि उनके दोनों बच्चे सेटल्ड हैं और बहुत अच्छे करियर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका बेटा फीलिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है और अपनी यूनिवर्सिटी में रहता है, और जेनिफर डॉक्टर तो नहीं बन पाई पर फार्मासिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही है। वो खुश थे, लेकिन ये खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को ये बताया था कि वो एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम काम करती थी, लेकिन उसके पास ना ही वहाँ की यूनिफॉर्म थी, ना ही कोई आईडी बैच था। ये सुन के उसके पेरेंट्स को उस पर शक हो गया और उसकी माँ ने उसका पीछा करा उसके काम तक। उस दिन उसके पेरेंट्स को पूरा सच पता चल गया, और ये सुन के हान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन बीक के समझाने पर उन्होंने जेनिफर को 2 चॉइसेस दी। या तो वो घर वापस आके फिर से पढ़ाई शुरू कर दे और डैनियल को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दे, या फिर उसी वक्त घर छोड़ के चली जाए। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स को चूज़ करा, और इस वजह से डैनियल ने उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। कुछ टाइम बाद वो मूव ऑन कर गया और क्रिस्टीन नाम की एक लड़की को डेट करने लग गया। इस बात से जेनिफर बहुत परेशान रहने लगी थी। वो अब भी डैनियल को फ़ोन करती थी और उसे क्रिस्टीन के बारे में झूठी बातें बताती थी, ये सोच के कि वो क्रिस्टीन को छोड़ देगा। उसने डैनियल को बताया कि क्रिस्टीन ने कुछ गुंडों को उसके घर भेज दिया जिन्होंने उसके ऊपर हमला करा था। दूसरी बार ये बताया कि क्रिस्टीन ने उसके घर एक एनवेलप में गोली मेल करी है। जेनिफर अपने घर को एक जेल से कंपेयर करने लग गई थी। उसके पेरेंट्स उस पर पूरे टाइम नज़र रखते थे और उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। वो उसकी गाड़ी की माइलेज को भी ट्रैक करते थे। जेनिफर इस कांस्टेंट सुपरविजन से परेशान हो गई थी और डैनियल के पास वापस जाना चाहती थी। अब आते हैं उस कॉल पे जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुनी थी। ये कॉल जेनिफर ने 8 नवंबर 2010 को अपने घर से पुलिस को करी थी। वो बताती है कि उसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं, उसने कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनी है और उसके डैड चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग गए हैं। इस कॉल के बाद पुलिस वहां आई और हान उनको घर के बाहर काफ़ी बुरी कंडीशन में मिले। उनको मुंह पे और शोल्डर पे गोली लगी थी। बीक, जो कि जेनिफर की माँ थी, सिर में गोली लगने के कारण सरवाइव नहीं कर पाई थी। हान और जेनिफर को एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। जेनिफर के शरीर पे कोई फिजिकल इंजरीज नहीं थी, इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दिया था, और हान की इंजरीज इतनी बुरी थी कि उनको एक मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया था। उसके बाद जेनिफर पुलिस के पास गई और उसने अपना स्टेटमेंट दिया। जेनिफर ने पुलिस को बताया कि 8 नवंबर 2010 का दिन पैन हाउस होल्ड में एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ। उसकी माँ उसको सुबह उठाती है और बताती है कि वो उसके ग्रैंडफादर जो हॉस्पिटल में थे उनसे मिलने जा रही है। उसके डैड अपने काम पे निकल जाते हैं और जेनिफर अपना पूरा दिन पियानो प्रैक्टिस और पियानो हिस्ट्री पढ़ते हुए बिताती है। शाम को डिनर के बाद रात के करीब 10:14 पे उसकी माँ बिक
लिविंग रूम में टीवी देख रही होती है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। उसके डैड कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे होते हैं और जेनिफर अपने कमरे में टीवी देख रही होती है और साथ ही में अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही होती है। अचानक से उसको बीक की आवाज़ आती है जो हान को नीचे बुला रही होती है। सिंस वो लोग अपने घर के अंदर वियतनामीज़ में ही बात करते हैं, जेनिफर को बीक का हान को इंग्लिश में बुलाना थोड़ा अजीब लगता है। वो अपने दोस्त को बोलती है कि वो उसको बाद में कॉल करेगी और वो अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर देती है। तभी उसको कुछ स्ट्रेंजर्स की उसके पेरेंट्स से बात करने की आवाज़ आती है और वो एकदम से सहम जाती है और अपने ही कमरे में फ्रीज हो जाती है, क्योंकि पूरे घर में उस टाइम 2 टीवी चल रहे होते हैं। तो उसको ये तो पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, पर उसको इतना पता चल जाता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है और वो काफ़ी डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक अनजान आदमी उसकी तरफ आ रहा है और उसके हाथ में एक ब्लैक शू लेस है। इससे पहले वो कुछ कर पाए, वो उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध देता है और उसे कहता है कि अगर वो उसको अपने सारे पैसे दे दे तो वो उसको कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुन के जेनिफर उसको 2500 कनेडियन डॉलर दे देती है। ये वो पैसे होते हैं जो उसने रेस्टोरेंट में जॉब करके सेव करे होते हैं। इसके बाद वो उसको नीचे ले जाता है जहाँ वो देखती है कि उसके पेरेंट्स को 2 आदमियों ने ज़बरदस्ती काउच पे बिठाया हुआ है और वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। बीक बार बार उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लोग उसे ज़बरदस्ती बैठने को कहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और हान की तरफ पॉइंट करता है। ये देख के जेनिफर अपनी माँ को बोलती है उनके साथ कोऑपरेट करे ताकि वो उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। वो लोग उसके पेरेंट्स को बार बार पैसों के लिए पूछते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि उनका वॉलेट शायद उनके बेडरूम में है, तो उनमें से 2 आदमी जेनिफर को उसके पेरेंट्स के बेडरूम में ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उन्हें बताए कि पैसे कहाँ होंगे। उनको उस कमरे से $1100 मिलते हैं और वो उनमें से एक आदमी अपनी जेब में डाल लेता है और उसके बाद वो जेनिफर को उनके ही बेडरूम के बाहर एक स्टेयरकेस की रेलिंग से बांध देते हैं। उसको वहाँ छोड़ के वो दोनों स्टेयरकेस से होते हुए मेन फ्लोर पे आ जाते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स होते हैं और उनको बेसमेंट में जाने के लिए कहते हैं। जेनिफर की माँ बार बार उसके बारे में पूछ रही होती है और उनको रिक्वेस्ट भी कर रही होती है कि जेनिफर को भी उनके साथ नीचे ले जाएं, पर वो उसकी बात नहीं मानते। फिर वो 3 इंट्रूडर्स उसके पेरेंट्स को बेसमेंट में ले जाते हैं और फिर कुछ देर बाद उसको कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आती है। उस टाइम तक उसकी माँ चिल्ला रही होती है, लेकिन गोलियां चलने के बाद उसको अपनी माँ की कोई चीख सुनाई नहीं देती। फिर कुछ और गोलियां चलती हैं और फिर जेनिफर को उन लोगों के बाहर भागने की आवाज़ आती है। इस पॉइंट पे वो रियलाइज़ करती है कि उन्होंने उससे उसका फ़ोन नहीं लिया था और वो अभी भी उसकी जीन्स के पीछे वाली पॉकेट में होता है। तो वो अपना फ़ोन निकालती है और पुलिस को कॉल करती है। उस कॉल के बीच में उसको अपने डैड के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उनको बताने की कोशिश करती है कि वो ठीक है और पुलिस से बात कर रही है, लेकिन उसके डैड चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जेनिफर का स्टेटमेंट लेने के बाद उसको हॉस्पिटल वापस भेज देते हैं। तब तक फीलिक्स भी अपनी यूनिवर्सिटी से मार्कम पुलिस स्टेशन पहुंच गया होता है। वो उसका भी स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन फीलिक्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि वो उस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में होता है। पुलिस ऑफिसर के सामने अभी भी कई सवाल थे। वो 3 लोग आखिर घर के अंदर आए कैसे? किसने उनके लिए दरवाज़ा खोला? क्योंकि जब उन्होंने जेनिफर से पूछा था तो उसने बताया था कि ना ही उसने कोई नॉक सुना, ना ही उसने अपने डोरबेल की आवाज़ सुनी। एक और सवाल ये था कि उन तीनों का मोटिव क्या था पैन फैमिली को टारगेट करने का, क्योंकि इस तरीके के केसेस में मोटिव बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा भी नहीं था कि उनको वहाँ से बहुत सारे पैसे या वैल्यूएबल्स मिले थे, यहाँ तक कि वो उनकी महंगी गाड़ियाँ भी पीछे छोड़ के चले गए थे। पुलिस का फाइनल सवाल ये था कि जब उन 3 लोगों ने हान और बिग को मारने की कोशिश करी तो उन्होंने जेनिफर को जिंदा क्यों छोड़ दिया। पुलिस उसके बाद इन सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाती है। वो जेनिफर को फिर से बुलाते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए। वो उसको पूछते हैं कि उसने 911 पे कॉल कैसे करी, क्योंकि उसके दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे। जेनिफर थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन फिर वो उनको एनैक्ट करके दिखाती है कि कैसे बंधे हुए भी उसने अपना फ़ोन निकाल लिया होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो उसको उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी कई सवाल पूछते हैं। इन सवालों के बाद वो जेनिफर को जाने देते हैं। इंसिडेंट के 4 दिन बाद
हान अपने कोमा से बाहर निकल आते हैं। पुलिस जब उनका स्टेटमेंट लेती है तो हान उनको कुछ ऐसा बताते हैं जिसको सुन के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हान पुलिस को बताते हैं कि 8 नवंबर को वो 8:30 बजे ही सोने चले गए होते हैं और कुछ देर बाद एक आदमी उनके कमरे में आता है और उनको बंदूक की नोक पे नीचे लेके जाता है, जहाँ पर एक और आदमी बीक के सामने खड़ा होता है। इसके बाद वो आदमी हान से पैसे मांगता है और हान उसको बोलते हैं कि उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। उतनी ही देर में एक तीसरा आदमी सीढ़ियों से नीचे आता दिखता है और उसके साथ जेनिफर भी नीचे आती है। हान पुलिस को बताते हैं कि जेनिफर के हाथ खुले हुए थे और वो अपनी मर्जी और हिसाब से घूम रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन तीनों में से एक आदमी के साथ वो फ्रेंडली वे में बात कर रही थी, जैसे वो उसका दोस्त हो। हान पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सारी टेक्निक्स यूज़ करके पता लगाएं कि आखिर जेनिफर ने किया क्या। ये सुन के पुलिस को अपना शक यकीन में बदलता हुआ दिखा। जेनिफर भी इस केस में इन्वॉल्व थी। उनको शुरू से ये बात अजीब लगी थी कि जो ऑफिशियल 911 कॉल की रिकॉर्डिंग थी उसमें ये साफ साफ पता चल रहा था कि बेसमेंट से निकल के हान डायरेक्टली अपने दरवाजे से बाहर भाग गए हैं। उन्होंने एक बार भी जेनिफर से बात करने की कोशिश नहीं करी, ना ही ये चेक करने की कोशिश करी कि क्या वो ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर ऐसा किसी के साथ भी हो तो कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी फैमिली पे चेक करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो ठीक है, ना कि उनसे डर के दूर भागता है। पुलिस फिर जेनिफर को एक फाइनल इंटेरोगेशन के लिए बुलाते हैं और इस बार वो उससे एज अ सस्पेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। जेनिफर फिर से उनको वही स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन इस बार पुलिस जेनिफर को बोलती है कि उनके पास ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जिससे वो किसी भी घर के अंदर के लोगों का मूवमेंट इंफ्रारेड से ट्रेस कर सकते हैं और वो ये देख सकते हैं कि कौन किस टाइम पर कहाँ पर है। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत कमाल की लगती है ना? पर यह टेक्नोलॉजी इंडिया अभी तक इसलिए नहीं आई है क्योंकि असल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कनाडा और कुछ कंट्रीज़ में पुलिस सच निकलवाने के लिए अपने सस्पेक्ट्स को झूठ बोल के प्रेशराइज कर सकती है, ये वहाँ लीगल है। हान की स्टेटमेंट की वजह से पुलिस को ये तो पता था कि जेनिफर घर में फ्रीली घूम पा रही थी और उसे शुरू में बांधा नहीं था जैसे उसने उनको बताया था। पुलिस ने जब जेनिफर पे थोड़ा और प्रेशर डाला तो उसने फाइनली कन्फेस कर दिया, लेकिन उसने जो कन्फेस करा वो पुलिस ऑफिसर्स की एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट था। जेनिफर ने बोला कि उसने लोग हायर तो करे थे पर अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने आप को मरवाने के लिए। अपने पेरेंट्स के मेंटल टॉर्चर और रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी और इसलिए वो मरना चाहती थी। इसी प्लान के हिसाब से 9 से 10 के बीच जेनिफर ने नीचे जाके अपने घर का मेन डोर जो लॉक था उसे अनलॉक किया और अपने कमरे में वापस आकर उनको टेक्स्ट मैसेज किया VIP एक्सेस, जिसका मतलब था कि दरवाज़ा खुला है। फाइनल इंटेरोगेशन में जेनिफर ने यह भी बताया कि उन तीनों में से एक आदमी जिसको वो होम बॉय के नाम से जानती थी, असल में वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल वोंग का दोस्त था और जेनिफर को होम बॉय का कॉन्टैक्ट डैनियल ने ही दिया था। इंसिडेंट से 6 दिन पहले डैनियल ने जेनिफर को मैसेज करा था और ये बोला था कि जो जेनिफर उसके लिए फ़ील करती है, डैनियल वही क्रिस्टीन के लिए फ़ील करता है जो उसकी नई गर्लफ्रेंड थी। ये सुन के जेनिफर कहती है कि होम बॉय को कह के प्लान कैंसिल करवा दे क्योंकि फिर उसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। इससे पुलिस को डैनियल की इन्वॉल्वमेंट का पता चल गया था। पुलिस ने जेनिफर को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया 3 चार्जेस के ऊपर, 1st डिग्री मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर और कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर। इसके साथ ही डैनियल वोंग और वो 3 आदमियों को भी सेम चार्जेस पर अरेस्ट कर लिया। 19 मार्च 2014 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। 7 दिन तक जेनिफर स्टैंड पे थी और अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं मरवाना चाहा था। जूरी के वर्डिक्ट से पहले जेनिफर काफ़ी उतावली दिखी। जब गिल्टी वर्डिक्ट दिया गया तो जेनिफर ने कोई इमोशन नहीं दिखाया, पर मीडिया के जाने के बाद वो फूट फूट के रोने लगी, जैसे कि उसे अब रियलाइज़ हो रहा हो कि एक्चुअली में क्या हुआ है। जेनिफर को 2 लाइफ सेंटेंसेस मिले, पहला 1st डिग्री मर्डर का और दूसरा हान के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। डैनियल वोंग के साथ साथ वो 2 कातिलों को भी ये सेम सज़ा मिली।
जज ने साथ में जेनिफर को नॉन कम्युनिकेशन का ऑर्डर भी दे दिया उसकी फैमिली के कहने पे। हान पैन ने अपने विक्टिम स्टेटमेंट में लिखा, When I lost my wife, I lost my daughter at the same time. Some say I should feel lucky to be alive, but I feel like I'm dead too. हान पैन के हिसाब से जब उन्होंने अपनी बीवी को खोया, उन्होंने साथ ही में अपनी बेटी और अपने आप को भी खो दिया। उनके हिसाब से उस दिन एक नहीं 3 मौतें हुई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप बटन दबाइए और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ इसको शेयर करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। ऐसी और दिल दहलाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्राइम कहानी में। टिल देन, इफ़ यू सी समथिंग, से समथिंग।